सर आ गया। हाँ? अच्छा, तो देखिए अब उसमें से उन्होंने क्या देखा, एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ये एक चैन था उनका, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, आपने सोशियोलॉजी में शायद पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो एक चैन था, एक एकेडमी थी उनकी चला करती थी एजुकेशन की फील्ड से। हाँ, प्लेटो एकेडमी या कुछ ऐसे करके रहा था। तो उसमें से वो अपना क्या किए कि प्लांट को इसमें डिवाइड किया और एनिमल को क्या कह दिया, रेड ब्लड प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट और एब्सेंट। आप आरबीसी को जानते होंगे, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम बताइए, तो आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं। फिर उसके बाद उससे दूसरे एनिमल ऐसे कह दिए, ऐसे एनिमल जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब उनको इतना ही तक नॉलेज था, ज़्यादा उन्होंने कोशिश नहीं किया प्लांट, क्योंकि सबसे पहले कैटेगराइज जो किया गया था वो नहीं हुआ था ऐसा। हालांकि हमारे यहाँ जो पहले, क्यों आप क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले अर्थ में, इसके पहले नहीं हुआ था, हुआ था हमारे यहाँ तो बहुत पहले से अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनमें से था औषधियों के बारे में सब कुछ। लेकिन हमारे डाटा को इंग्लिश मैनों ने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया हमेशा से। हमारे डाटा को, हमारे जो रिलीजियस तक थे, उन्होंने अपना पब्लिश किया, अपना साइंस का ही लगाया। इसलिए हालांकि पूरे वर्ल्ड में जब हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा हुआ करती थी यूनिवर्सिटी, जानते हैं, उनमें से एशिया का सबसे यूनिवर्सिटी, पूरे देश विदेश से मेनसांग, फायान सब आया करते थे, चाणक्य भी वहीं से पढ़े थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें तहस नहस किया हमारी संस्कृति। तो ऐसा मत सोचिए कि सर, कभी कभी बच्चे सोचते हैं क्या एरिस्टोटल ही था पहले, उसके पहले किसी ने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन आजकल का इरा क्या है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है समाज में। तो ये एनसीईआरटी जो बोल रही उसी पे ध्यान देना। फिर उसके बाद एक लीनियस आया है आपका, कैरोलस लीनियस, जिसे आप बाइनोमियल का नोमेनक्लेचर का फादर भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने प्लांट को भी डिवाइड, प्लांट और एनिमल से 2 पार्ट बताए कैरोलस लीनियस ने, और उसका दूसरा नेम भी था कार्ल वान लीनियस। तो लीनियस ने भी आपका डिवाइड किया था, प्लांट बोला और एनिमल। अब देखिएगा, इसने बैक्टीरिया तक को उसमें से रख दिया था प्लांट में, बैक्टीरिया तक को प्लांट में रख दिया था, फंगस को रखा था प्लांट में, कहा था जितने भी हैं सब आपके, एनिमल जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वही एनिमल है, बाकी सब आपके किसमें, प्लांट में। जीवाणु जानते ना, बैक्टीरिया। अगर कहीं भी लगे कि सर ये डाउट है या कोई ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत पूछिएगा बेझिझक से। आज संख्या बहुत कम है, ऐसा क्या है? कम होती चली जा रही है। ये तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि अगर अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसी दिक्कत है तो कम से कम पढ़ना तो चाहिए था ना। मेन रीजन हो सकता है ये भी, आपने सही कहा ये। लेकिन फिर भी देखिए, आपके लिए फ्री है ये चीज़ें, लेकिन जितना भी टीचर जो आ रहा है ना, वो आप ये ना समझिए कि उनकी क्वालिटी नहीं है। सबके पास जितना भी पढ़ा रहा है वो सब बहुत क्वालिटी वाला टीचर्स हैं, और जो चीज़ें बताता है। हाँ, अब देखिए लीनियस में प्लांट और एनिमल में सिर्फ इसमें ये हमारा अभी तक की सेंचुरी, ये 17वीं सेंचुरी का वर्क था उसका। कब का? 17वीं शताब्दी का वर्क था। ये 19वीं सेंचुरी तक चला है उसका वर्क, यही क्लासिफिकेशन 2 होते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई आपकी। क्या कि प्लांट को एक साथ रख दिया, फंगस को एक साथ रख दिया। अब फंगस तो आपका नॉन क्लोरोफिल होता है। नॉन क्लोरोफिल जानते हैं क्या बोलते हैं? हाँ, उसको एक वर्ड बोलते हैं एक्लोरोफिलस, इंग्लिश में बोलते हैं एक्लोरोफिलस। फंगस को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में लिख के आता है
कि अक्लोरोफिलस फंगस है, मतलब फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता है, हमेशा एब्सेंट होता है क्लोरोफिल, इसलिए अक्लोरोफिलस है। इसको भी एक साथ रख दिया इन्होंने इसके साथ। आपके ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म को एक साथ रख दिया। कहाँ जिम्नोस्पर्म स्टैंडर्ड प्लांट या एंजियोस्पर्म में आपके सब कुछ प्रेजेंट है, रूट और आपके स्टेम, लीफ सब। कहाँ ब्रायोफाइट, इसमें कुछ है ही नहीं, वेस्कुलर प्लांट भी नहीं है, वो सब एक साथ रख दिया। तो कुछ साइंटिस्टों को फिर बाद में आया, एक साइंटिस्ट आपका जो आया था, ब्रायोफाइट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब ब्रायोफाइट? हाँ आपने देखिए, अच्छा आप पूछते रहा करिए क्वेश्चन, मैं आपको बताता ना, जब तक क्लास इंटरेक्शन का नहीं होगा ना तब तक मैं थोड़ा सा दूसरे बेस पे टीचर। हमने सुना लेकिन मालूम नहीं कि ब्रायोफाइट को कैसे पहचानेंगे, ब्रायोफाइट है कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ब्रायोफाइट का मेन कैरेक्टर्स। पहले तो हम हाइब्रिडाइट के बेस पे देख लेते हैं उसको। सबसे पहले तो हम ग्रीन कह देंगे, वो ग्रीन ही होता है, लगभग ग्रीन रहेगा। हाइब्रिडाइट के बेस पे उसको हम क्या कह देंगे, वो सेसियोफाइट्स है, छायादार नम स्थानों पे उगता है। सेसियोफाइट्स है, छायादार नम स्थानों पे उगता है। उसमें से रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट, रूट, स्टेम, लीफ तीनों एब्सेंट। तो फिर होता क्या है उसमें, फिर होता क्या है, सवाल नहीं, ब्रायोफाइट की चर्चा कर। रूट ना लीफ है, लेकिन थाइलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसमें, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसमें से। स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसे से फुट सीटा कैप्सूल कह सकते हैं उसमें से। हाँ उसमें से और क्या स्ट्रक्चर हो, थाइलस लाइक हार्ट शेप कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कह सकते हैं उसमें से आपको क्या उसे एक बोलते हैं, मार्केंसिया में जैसे रहता है आपका, तो गैमा कप पाया जाता है, गैमा कप, जेमी जिसे बोलते होंगे आप लोग, तो गैमा कप पाया जाता है। और दूसरा एक पहचान और है, जैसे मान लीजिए मार्केंसिया की पहचान करनी है उसमें से, तो मार्केंसिया में आप क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो डॉर्सल और वेंट्रल साइड होगा। डॉर्सल साइड आपका अपर साइड होता है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा डॉर्सल और वेंट्रल कौन है, डॉर्सल मेरा पृष्ठ भाग कहलाता है और वेंट्रल मेरा सामने का भाग होता है। ऐसे हर एक प्लांट में डॉर्सल और वेंट्रल होता है। नम छायादार स्थानों में उगता है, कुछ हरा होता है। अपर भाग उसका ग्रीन इसलिए होता है ब्रायोफाइट में, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं अपर भाग में, मतलब ये पत्ती ऐसे चिपकी हुई है। तो अपर लेयर में एपिडर्मिस में क्या मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेगा। वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लोअर पार्ट में फूड स्टोरेज होंगे, फूड स्टोर करता है जो बनता है, और लोअर पार्ट में ही इसके हमारे क्या मिलते हैं, कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जो किसी नम स्थान पे चिपके रहते हैं। इसमें से राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये मिड रिब कहलाता है, ये एपिकल नोच होता है, एपिकल नोच कहलाता है, ये आपका मिड रिब कहलाता है, मिड रिब होता है। इसमें से कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हीं से ये एब्जॉर्ब करता है फूड वगैरह, या आप कह सकते हैं कि वाटर या एब्जॉर्शन करता है। और इनमें फिर बीच बीच में आपके ये आपके ज़्यादातर डायोसियस होते हैं। मार्केंसिया हमारा डायोसियस है, डायोसियस बोले तो मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट थाइलस, साथ में दोनों साथ में अलग अलग, सेपरेट सेपरेट अलग अलग, मेल थाइलस अलग और फीमेल थाइलस अलग होता है। अब मेल थाइलस में जो पाया जाता है वो आपका एंथ्रीडियो एक ही में होते हैं मेल और फीमेल, अलग अलग नहीं मतलब जैसे एक ये पत्ती पौधा हो गया उसी में होंगे कि अलग अलग, ये पौधा ऐसे ही होता है, एक पत्थर में नम स्थानों में, छायादार स्थानों में, मिट्टी में ऐसे चिपका रहता है। और इसमें से एक मेल का निकल आएगा पार्ट, फिर इसी तरह का दूसरा बगल से लगा होगा, एक फीमेल का लगा यही होगा। तो हम कह रहे हैं मतलब हाँ। उसी में। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है रीजन्स और बता दूं, क्यों कैसे पहचानते हैं इनको, हम एम्फीबियंस भी कहते हैं।
एम्फीबियंस, उभयचर कहते हैं। उभयचर, पादप जगत का उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइट। उभयचर क्यों कहते हैं? उभयचर क्यों कहते हैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जल और थल दोनों में मिलता है। मेढक होता है, लेकिन ये पौधों में ये भी मिलता है। हाँ, पौधों में ये भी मिलता है। तो पादप जगत का उभयचर ये कहलाता है। एक पादप जगत का जोकर भी बताऊंगा। हाँ, जानते हो ना, पादप जगत का जोकर भी कहलाता है। अभी बताऊंगा जब पहुंच जाऊंगा, इसी चैप्टर में है, आगे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो इसके कैरेक्टर्स, अब ये उभयचर क्यों कहलाता है? जल और थल दोनों में रह सकता है, लेकिन जल में ये सिर्फ निषेचन के लिए है। मतलब इसका एक मेन कैरेक्टर क्या है? निषेचन के लिए जल आवश्यक है। वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मेन कैरेक्टर्स है। क्यों इसेंशियल है? ये भी रीजन है, क्योंकि मेल गैमीट्स जो बनते हैं एंथीरोजॉइट्स होता है, जिसे कुमड़ू बोलते हैं आप हिंदी में, एंथीरोजॉइट्स, वो मूव करके एग के पास पहुंचता है, आर्चीगोनिया के पास। तो इसके देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको फीमेल बना देता हूं, तो फीमेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, छतरी नुमा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। छतरी लेके कौन चलता है ज्यादातर? ज्यादातर छाता लेके कौन चलता है धूप में? चलते हैं ना, आर्चीगोनिया कहलाता है। तो वे कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आर्चीगोनिया, आर्चीगोनिया। और जो फ्लैट हैं, मतलब दूसरा अगर मैं बना देता हूं, यहाँ पे है, ये इस चैप्टर में नहीं था लेकिन आपने पूछ लिया, अगले चैप्टर में था ये। तो इसमें से आपका ये फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर आपका मेल अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये पहचान है ब्रायोफाइट की। आपसे कह दिया जाए क्यों ये उभयचर है? क्योंकि जल और थल दोनों में अपना सर्वाइव लाइफ साइकिल पूरा करता है, रह नहीं सकता है, अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। ये वर्ड बोलने की, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इसेंशियल है। ब्रायोफाइट, टेरोफाइट्स, ये दो प्लांट ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा बायोलॉजी में, कि इनके लिए अगर वाटर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? वाटर इसेंशियल फॉर स्विमिंग के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव जो एंथीरोजॉइट्स आते हैं ना, मेल जो गैमीट्स होते हैं, वो मेल गैमीट्स तैरते हैं उसमें से और फीमेल के पास पहुंचते हैं। ज़्यादातर सभी में रहता है, आप देखेंगे ज़्यादातर सभी में मेल ही फीमेल के पास पहुंचता है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो। मेल का जो गैमीट्स होता है वो फीमेल के गैमीट्स के पास पहुंचता है ज़्यादातर। फीमेल का जो एग होता है वो बहुत कम ही होते हैं और उसकी काउंटिंग। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। और अगर सेक्सुअल बेस पे चले जाएं हम रिप्रोडक्शन पे, तो ये दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल भी। असेक्सुअल में इसमें से गेमा कप मेन है, मार्केंसिया में जो मिलते हैं, जिन्हें जेमी वगैरह भी बोलते हैं या गेमा भी बोलते हैं कोई। तो गेमा कप क्या करते हैं, उनसे ये टूट कर नीचे गिर जाता है और फिर उससे अनुकूल परिस्थितियाँ आने पे, फेवरेबल कंडीशंस आने पे दूसरा एक प्लांट बना देता है वो आपका। कभी कभी इसके छोटे छोटे पार्ट जैसे टूट जाते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं, तो उनसे भी नया प्लांट बन जाता है जेनेटिकली। हाँ, वेजिटेटिव भी कह सकते हैं। तो उसमें से ज़्यादा डिटेल भी बताया गया है, ये कह दिया गया है एनसीईआरटी में, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करते हैं, अगेम्बल पाए जाते हैं बस। असेक्सुअल में ये मेल फीमेल दोनों क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेल आपका फीमेल्स क्या है, ये है, और मेल और फीमेल के है ना सिग्नल्स, मालूम है आपको? फीमेल का सिग्नल, मेल का सिग्नल, इनमें से दोनों तरह के आते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है जिससे हम ब्रायोफाइट की पहचान कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ और है, ब्रायोप्सिडा, हिपैटोकॉक्सिडा और मसाई,
एंथोसिरोटॉक्सिका, एंथोसिरास वगैरह, हॉर्न वर्ड्स वगैरह, हॉर्स्टेल वगैरह, तो ये आगे डिटेल्स में बताऊंगा मैं, इतने में क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखना है मेन अगर कैरेक्टर्स बोल देना है ये एम्फीबियंस हैं, जल और थर दोनों में मिलते हैं बस। इनमें से अपर पार्ट और लोअर पार्ट नीचे ज़मीन से वो थोड़ा थोड़ा स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स के भी कैरेक्टर होते हैं, स्केल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। कोई आपके क्या होते हैं, उसमें से ट्यूबरकुलेट होते हैं, बीच बीच में खांचे जैसे होते हैं स्केल्स में। कभी यहाँ बुंदेलखंड रीजन्स में आपको बहुत कम मिलेगा, मैंने नहीं देखा है। एक इंटरव्यू में पूछा गया था हमसे कि आप लोअर क्रिप्टोग्राम्स में बहुत सारा वर्क किया है हमने, लोअर क्रिप्टोग्राम्स, लोअर प्लांट कहलाता है ये, तो आप बताइए बुंदेलखंड में लगभग कहाँ मिल सकता है। मैं स्पेशली आपके बांदा जिले में कौन सा प्लांट मिल सकता है। सिर्फ मार्सिलिया मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा फॉरेस्ट और जंगल इधर उधर घूमने का काम, जैसे मंदिर जाना हो तो मंदिर के दर्शन कम, उधर उधर फॉरेस्ट और प्लांट के दर्शन ज़्यादा करता हूँ। रेनी सीजन हो, मंदिर जाना हो, टेम्पल जाना हो तो मंदिर के दर्शन कम, कौन सा प्लांट कहाँ लगा है, पहाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं है, झरने के पास क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी पहचान करते हैं, हम देखते हैं। तो मैंने जो देखा है मार्सिलिया देखा है यहाँ पे, यू नो मार्सिलिया, टेडोफाइट्स में नाम सुना है, 11th में पढ़ा होगा बेटा आपने मार्सिलिया, मार्सिलिया पढ़ा है। स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है, हेट्रोस्पोरी होता है मार्सिलिया, ग्रीन सा होता है, पत्तियाँ उसकी चार पत्तियाँ लगी होती हैं। मार्सिलिया है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो प्रेजेंट है सर। ये ब्रायोफाइट आपको चित्रकूट में हो सकता है मिल जाए, बाकी नहीं है। बीएससी कर रहे हैं आपको, मार्सिलिया है नहीं, क्या है, इंटर है आपका, हो गया, एडमिशन नहीं किया कहीं। अच्छा अब देखिए लीनियस ने तो ये कहा, लेकिन लीनियस का भी ज़्यादा नहीं चला, 19वीं सेंचुरी तक तो चलता रहा बहुत सालों तक। फिर एक हमारा आरएच व्हिटेकर का इंडस्ट्री आया, क्यों, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर्स अलग हो जा रहा था सभी का। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन से बनी होती है, हाँ, तो एन वो आपके पेप्टिडोग्लाइकान्स और एन ग्लाइकोसिडिक्स वगैरह, और फिर उसके बाद आपके किसमें से प्लांट की सेलुलोज की बनी होती हैं, फंगस की काइटिन की बनी होती हैं, और आपके हमें से सेल वॉल एब्सेंट रहता है। तो कह दिया जाए क्या यार एक जैसा था, ये नहीं था, एक जैसे नहीं थे। रिप्रोडक्शन में भी सेल वॉल में भी वो सब हमारे क्या थे, प्रोकैरिएट्स थे, कुछ हमारे यूनिसेलुलर भी थे, अब कुछ आपके मल्टीसेलुलर थे। ऑर्गन डेवलप थे, जैसे मान लीजिए प्लांट और एनिमल्स में क्या कह सकते हैं, दोनों मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन ऑर्गन्स आपके ऑर्गन सिस्टम्स लेवल्स और ऑर्गन प्रेजेंट, टिश्यू प्रेजेंट, उसमें से एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब नर्वस सिस्टम्स और सभी का अलग अलग वर्क भी हो जाता है। टिश्यू तो प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल में कहाँ सेल मेम्ब्रेन, हाँ, तो ये सब चीज़ें थी। कुछ हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी करेक्टर्स अलग हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के करेक्टर्स अलग हो गए। कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के करेक्टर्स सेपरेट हुए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मान लीजिए कोई ऑटोट्रॉफिक्स हो गया, अब कह दिया बैक्टीरिया को तो प्लांट में रख दिया, कुछ मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक्स थे, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के जैसे साइनो बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया थे, और उनमें भी आपके ऑटोट्रॉफिक्स, कीमोट्रॉफिक्स हो गए और हेट्रोट्रॉफिक्स हो गए। बैक्टीरिया भी 3 टाइप्स के सुने होंगे, आपने सुना होगा ना, सौपोषी और परपोषी। रसायन संश्लेषी जो होते हैं, जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब फोटोसिंथेटिक में आपके साइनोबैक्टीरिया आ गए थे, नास्टाक एनाबिना वगैरह, तो ये सब भी आ गए थे। लेकिन व्हिटेकर ने फिर क्लासिफाई किया, आरएच व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, व्हिटेकर का जो फुल फॉर्म था वो रॉबर्ट हार्डिंग था, हाँ, रॉबर्ट हार्डिंग था।
1969 था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया बेस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, और किसके बेस पे दिया था? इतनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, सेल के टिश्यू, कैसा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, रिप्रोडक्शन के बेस पे भी, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर के बेस पे। आप सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फाइलोजेनेटिक ना समझ में आया होगा, आप मुझे बोलिएगा फाइलोजेनेटिक समझ में आया? नहीं आया। फाइलोजेनेटिक बोले तो उसके विकास के आधार पे, जाति वृत्ति आधार पे, जैसे मानव का जन्म कैसे हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं इस मानव का जन्म पहले एक बैक्टीरिया जैसा यूनिसेलुलर था? जब हमारा इस धरती में ओरिजिन हुआ एनिमल का, यस, हम लोग पहले यूनिसेलुलर ही थे, एक उसकी ही थे। धीरे धीरे आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा, फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा पढ़े होंगे, फिर उसके बाद आपके और भी नीमेटोडा वगैरह और आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस, फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, धीरे धीरे डेवलपमेंट सुना होगा। ऐसे डायरेक्ट आपके प्लांट भी नहीं आए हैं। आप कहते हैं क्या सबसे पहले इस अर्थ में सबसे पहले आपका एंजियोस्पर्म आ गया था? पुष्पी पौधा नहीं आया था, पुष्पी पौधा नहीं आया था सबसे पहले। सबसे पहले तो साइनोबैक्टीरिया, आर्की आए थे, आर्की बैक्टीरिया वगैरह आए थे, क्योंकि वो डोमेन जो पढ़ाए थे 3 महीने आपको, प्रोकैरिया, यूकैरिया और आर्किया 3 डोमेन्स थे, तो वो आए थे। आर्किया क्यों आए थे? क्योंकि उसमें से आपके कुछ हॉर्स कंडीशंस थी, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कहीं कहीं हॉट स्प्रिंग था, तो फिर उनके सेपरेट वेट्टेकर ने आपके क्लासीफाई कर दिया। किस बेस पे? जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपके फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें क्लासीफाई किया। और ये जो सीरियल है ना, यही सीरियल आपको याद भी रखना है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस में इन सीरियल को भी कह देते हैं। बच्चे कहते सर मैंने सही तो लिखा था, लेकिन आपको मोनेरा को मोनेरा ही पहले क्यों रख दिया गया, पहले प्रोटिस्टा क्यों ना रख दिया गया? क्योंकि आपके मोनेरा के कैरेक्टर्स आ रहे थे, पहले प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स आ रहे थे। प्रोटिस्टा में आपको यूगुलिना वगैरह रखे गए थे, मोनेरा में आपको बैक्टीरिया रखा गया था, इसलिए बाद में फिर फंगस क्यों रखा गया? तो आप सीरियल का बहुत ध्यान रखिएगा कभी भी, क्रम। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे आप कह दें कि मानव के कैरेक्टर लिखिए, आप कहते हैं पैर होता है, मुंह होता है, हाथ होता है, स्टमक होता है, तो मतलब अपने मन के कैरेक्टर्स नहीं लिखने हैं। आप सही तो लिखेंगे, करेक्ट लगाएंगे, लेकिन उसका एक सीरियल होता है, ऐसे आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपके कुछ जैसे कह दिया जाए कि क्लाइमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों क्या है? ये क्या है? एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? क्लाइमाइडोमोनास इन स्पाइरोगायरा बोथ आर एल्गी। एल्गी है, और बीएससी तो कर रहे हैं, कोई नहीं, सब इंटर है। आप बीएससी कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है? एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, नाम नहीं सुने इनके? सुने होंगे ना आप। दोनों एल्गी है कि नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ इनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है कि नहीं है? एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। आप समझ सकते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट, एक कोष की जीव, ऐसा जीव जिसमें एक कोषा प्रेजेंट हो, यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर बहुकोषीय, जिसमें बहुत सारी, इनको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। अगर कोई, आप ये तो कह सकते हैं कि एल्गी है, लेकिन इनमें से आप कह सकते हैं सर एल्गी तो है, लेकिन एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। देखिए ये सब एनसीईआरटी में लिखा है आपका, इसी चैप्टर में लिखा है, इसी में लिखा है, आप पढ़िए। आपको एक मिनट, इंग्लिश का कहाँ गया, दिखाइए।
मिला क्या? मिल गया नेक्स्ट चैप्टर। सेकेंड पेज में है बेटा चैप्टर, जैसे ही ओपन करेंगे लेफ्ट नीचे तरफ सेकेंड पेज में देखिए जहाँ हाथ उंगली रखे हैं। एनसीईआरटी का एक एक पेज एक एक वर्ड मैं आपको कहता हूँ, कुछ भी पूछिए, सब कुछ एक एक लाइन पता है बेटा। आप ये ना सोचिए कि एक सिंगल पिस्टन गाड़ी है जो ये, इसको मत ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन पता है एनसीईआरटी का। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर एनसीईआरटी में कहाँ से कुछ पूछिए आप। तब तो बुलाया गया है कि आप पढ़ाइए सर आके। क्या भाना शहर में और टीचर नहीं है बायो में? हैं टीचर, यूपी बोर्ड के बहुत हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाना है यहाँ पे। एनसीईआरटी बस में सबके नहीं है। ये बेकार बुक है। कॉलेज में क्या कहते हैं? ये बेकार बुक है, हमारी बुक चलाओ। लेकिन मैं कहता हूँ एनसीईआरटी आप घोर के पी जाइए बिल्कुल एक एक वर्ड, और जो नहीं आता मुझसे टिक लगा के लिख के लाया करिए। आपको बिलीव दिलाता हूँ कि 90 क्वेश्चन हैं बायो के, और जितने दिन भी क्लास चलेगा अगर 80+ क्वेश्चन ना आपको मिल जाए तो आप कभी भी बिलीव न करिएगा, मेरा कभी बिलीव न करिएगा। नीट में 80+ क्वेश्चन आपको इसी एनसीईआरटी से मिलता है, सिर्फ इसी दोनों बुकों से, फर्स्ट ईयर और इंटर की। आप पढ़िए तो 90 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन इसी बुक से मिलता है। 80 से 85 क्वेश्चन, और मैं कह दूँ सिर्फ 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड और इधर उधर से घूमा हुआ आता है। वो भी अगर आपको जब एनसीईआरटी रेडी हो जाएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने साइको लगा के, अपना दिमाग लगा के। इतना टफ नहीं रहता है, समझ रहे हैं? अपना दिमाग लगा के 4-5 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होते हैं ना बायो में? नहीं बेटा, 90 क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम नहीं किया ना? किसी दिन रिफ्रेशर क्लास नहीं हुआ कि आपका कितना कुछ जो 100 पेपर आते हैं उसमें 100 दिए रहते हैं, तो उसमें से 45 करने पड़ते हैं, मतलब 50-50 दिए रहते हैं बॉटनी और न्यूरोलॉजी के। अच्छा सॉल्व आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, 90 करने पड़ते हैं। 90 क्वेश्चन करने हैं सर बायो को बस। ये 4 मार्क्स का होता है, आपको बता दूं बायो में 360 बायो और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये भी आपके कितने हो गए? 360, 180, 720 के आते हैं। पिछले साल एक बच्चे का 720 भी आया था, जो 3 साल से आ रहे हैं। हाँ 2 बच्चों का है। 1-2 बच्चों का पिछले आ रहा है तो। लेकिन आप जानते हैं किन बच्चों का आता है? एनसीईआरटी जिन्होंने 9th और 8th क्लास से ही एनसीईआरटी को पढ़ना चालू कर दिया है। आपका रिफ्रेशर चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो सब बेटा उसमें दिए हैं, लेकिन दिए होंगे लेकिन 90 ही सॉल्व करने हैं आपको। और उसमें से कुछ और रूल्स पढ़ लीजिएगा। 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं आपको, 90 बस। तब तो 720 होता है। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियरिटी बता रहा हूँ। 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं। अगर उसमें 100 दिए हैं तो कोई अच्छी बात है, लेकिन 90 ही आपको सॉल्व करने हैं बस। अब इसमें से एनसीईआरटी आप बस रोज पढ़िए। अब अगला आता है इसमें से विटेकर ने जैसे कर दिया क्लासिफिकेशन, तो विटेकर का फिर मोनेरा आ जाता है, मोनेरा में आ जाते हैं थोड़े से। तो मोनेरा में जैसे कह दिया जाए आपका एक वर्ड इसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आया था कि पैरासिटिक सैप्रोफिटिक होलोजोइक आ जाता है। ये क्या हो जाता है? पैरासिटिक पैरासिटिक परजीवी कहलाते हैं। हाँ पैरासिटिक होस्ट के अंदर, बाहर नहीं रहता। हमारे जो इधर पे क्या उसे बोलते हैं, हाँ जुआ इसे कह रहा है उसको, और लाइस बोलते, क्या बोलते उसको? है लाइस बोलते ना, लाइस। तो वो क्या शरीर के अंदर है? पैरासिटिक नहीं है। पैरासिटिक आर 2 टाइप्स, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब बाहर और अंदर। एक्टो मतलब बाहर, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। हाँ डिपेंड रहने वाले आप कह सकते हैं, जो मतलब फूड मटेरियल सिर्फ होस्ट से लेते हो। हम ये नहीं कह सकते कि अंदर रहते हैं कि बाहर रहते, ऊपर से।
सैप्रोफिटिक में जो आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल को सबस्ट्रेट में तोड़ देते हो, जैसे फंगस वगैरह कुछ रहते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। हेट्रोटाइप्स के टाइप से बता रहा हूँ, परपोषी के। आपने 100 तो बहुत सुना होगा कि जो पौधे हरे होते हैं 100, इतना सुन लिया होगा। खुद पर डिपेंड रहने वाला। खुद पर डिपेंड। लेकिन एक होलोजोइक भी आता है। होलोजोइक मतलब लिक्विड या सॉलिड मटेरियल को जो एक्सट्रैक्ट कर लें, अवशोषित कर लें। लिक्विड मतलब तरल या ठोस पदार्थ को अवशोषित करके डाइजेस्ट कर दें, इंजेक्शन करते हैं, इंडाइजेशन करते हैं। जैसे अमीबा भी आपका होलोजोइक में आता है, हम लोग भी होलोजोइक हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड या ठोस पदार्थ को खा लेते हैं ना, और फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, आपका मूवमेंट, सबसे पहले मूवमेंट कैसे चालू हुआ था? अमीबा से ही चालू हुआ था, पैरापोडिया। पैरापोडिया जानते हैं ना? अमीबा में पैरापोडिया आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद सीलिया आते हैं। डेवलपमेंट कैसे मूवमेंट का चालू हुआ था। सीलिया के बाद फिर आपके फ्लैजला आ जाएंगे, फिर आपके ज्वाइंट अपेंडेज आ जाते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं? पैरापोडिया को सूडोपोडिया कहते हैं। हाँ, सीडोपोडिया, पैरापोडिया ही बोलते हैं, सीडोपोडिया भी कह सकते हैं उसको। फिर ज्वाइंट अपेंडेज वगैरह आ जाएंगे, ज्वाइंटेड अपेंडेज। इसमें से एक बार इंटरव्यू में एक बच्चे ने सिर्फ ज्वाइंट अपेंडेज बोल दिया था, तो वो कह रहे ज्वाइंट अपेंडेज, ज्वाइंटेड अपेंडेज। क्योंकि सामने वाला टीचर आपसे चाहता है कि आप करेक्ट वर्ड बोले, जुड़े हुए पैर एक दूसरे से। अब फिर उसके बाद आपके लिम्स आ जाते हैं, लिम्स। फिर जाके हमारे क्या हाथ और पैर, लेग्स और हैंड आते हैं। जैसे डेवलपमेंट, मूवमेंट का डेवलपमेंट, हर एक का एक अलग डेवलपमेंट है। एनिमल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आंखों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते पहले मल्टी सेलुलर ही आ गया क्लासिफिकेशन पे, पहले हमारा यूनिसेलुलर ही आया था। पहले यूनिसेलुलर भी नहीं था कुछ में, तो सिर्फ थोड़ा सा जैसे माइकोप्लाज्मा में लैक ऑफ सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा में लैक ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल एब्सेंट ही होता है, जो क्या कहलाता है, प्लांट का कि एनिमल का, जोकर क्या कहलाता है, पौधे की जगत का कि जंतु जगत का, जंतु जगत का। जोकर जो कहलाता है, मतलब आपका माइकोप्लाज्मा कहलाता है, उसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। आपने क्या सुना कभी ऐसा कि कोई ऐसा एनिमल और प्लांट है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है? मैं थोड़ा दिखा भी दूंगा आज। अच्छा है? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें लिखाता भी जाऊँ मैं, सिर्फ लेक्चर भर देने से काम नहीं चलेगा, हैं? वो ऊपर से चला जाएगा। सही बात है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि लेक्चर भर सुनने से अच्छा नहीं होता। तो इसमें से फिर हम मोनेरा में आ जाते हैं। मोनेरा में आएंगे तो मोनेरा में आपका बैक्टीरिया आता है। हाँ, बैक्टीरिया को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया में आपके क्या रहते हैं, 4 टाइप्स मोस्टली हैं, बैसिलस और कौन सा, हाँ कोकस, कोकस कोकाई, दो नाम है, कोकस और कोकाई। ये क्या है, बहुवचन होता है सर। तो कौन सा बहुवचन रहेगा, कोकाई, कोकाई, शाबाश। कोकस आपका सिंगुलर। फिर बैसिलस, बैसिलाई, बैसिलाई प्लूरल। तो कोकाई मतलब को का स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं एक ट्रिक, ये कैसा कुछ जा रहा है, राउंड जैसा कुछ जा रहा है क्या, ये सी, ये कोकाई अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, कोकाई। उस राउंड जैसा सी आपका राउंडेड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मतलब आपको एक कोकाई राउंड शेप बैक्टीरिया है, गोलाकार है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक्चुअली क्या है, आज बच्चे कम है तो कुछ अंदर से ये फील हो रहा है कि ऐसा क्या है। कम से कम 20-25 जो थे सभी होते तो अच्छा लगता। अच्छा लगता है। हाँ
देखिए कोकाई मैं आपको बता दे रहा हूँ गोलाकार, ये सी आपका गोल कुछ ले रहा है ना गोलाकार, आपको ध्यान रखना है कोकाई। अब बैसिलस, बैसिलस मतलब बांस जैसा क्या रहेगा, मैं ट्रिक है बता रहा हूँ, डंडे जैसा, बांस डंडे जैसा होता है ना बैसिलस, छड़ाकार। तो इसका मतलब वो छड़ाकार होगा कुछ आपका। तो बैसिलस। अब फिर आपका क्या रहेगा स्पाइरलाई, स्पाइरलम, तो जिससे सर्पिलाकार होगा आपका। म्यूकस के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, हाँ? म्यूकस पेट में होता है जो मतलब हाँ। से है क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं जाते। हाँ वो रहते हैं कुछ। इनमें फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है, कसाब, मैं हिंदी बोले दे रहा हूँ। हाँ पश्चिमाप नहीं, गलत है। आप गलत बोल रहे हैं, पश्चिमाप सीलिया को कहते हैं। वो एक बच्चा हाँ। सीलिया के लोग क्या? नहीं सीलिया को कहते हैं। सुनिए आप इतना मत सोचिए कि हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि बुंदेलखंड में पढ़ा रहा हूँ 2-3 साल से, मैंने बहुत सीखा है हिंदी को आपकी पर्सनलों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो पश्चिमाप को मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब 80 से 90% हिंदी की सीख चुका हूँ। तो भाई नहीं सीख चुके हैं हिंदी की। पश्चिमाप आपको सीलिया कहलाता है। सीलिया आपको बता दूँ आपके पैरामीशियम में पाया जाता है, पैरामीशियम में। जैसे मान लीजिए पैरामीशियम क्या है आपका, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी होती है इस तरह बाहर से चप्पल के आकार का, हाँ स्लीपर सेल लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके क्या है सीलिया है, पश्चिमाप। क्यों पश्चिमाप कहते हैं हिंदी में, पश्चिमाप मतलब पीछे की ओर खिसकाने वाला, बड़े बड़े होते हैं वो फ्लैजला कहलाते हैं, कसाब कहलाता है। आप पहले सुन लीजिए पश्चिमाप, सीलिया, सीलिया मतलब मूवमेंट के लिए, सीलिएटेड, आप लोग इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। पश्चिमाप वाले सुन लीजिए, पश्चिमाप मतलब पीछे को कर रहा है, वो ऐसे चप्पू जैसा चलाता है, नाव की तरह। क्यों चलाता है, अगर ऐसे चलाएगा तो आगे अपना बढ़ेगा, और उसके पास में अगर फूड मटेरियल कुछ हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके यहाँ गट्स में भी लाता है, इसलिए उसको पश्चिमाप बोलते हैं। अपने को आगे ले जाना, उसके पछ से बाहर को करना, ऐसे तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। हमने इनको देखा है माइक्रोस्कोप में मूव करते हुए वाटर में, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे बिल्कुल मिलेंगे आपको करते हुए पीछे। हाँ बिना फिल्टर के पानी आप पी देखिए चलता है थोड़ा सा, आप इतना मत वो बनिए बिल्कुल सेंसिटिव कि बिना फिल्टर के नहीं पीना। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है हम सब। जितना लिख के आया हुआ है ईश्वर की तरफ से, आपको मैं एक दर्शन शास्त्र जैसा कहा दूँ, जितना लिख के आया हुआ है वो कोई टाल नहीं सकता है, समझ रहे हैं। और जब आपका आने का समय आ जाएगा तब आप फिल्टर नहीं, आप इस बिल्कुल कहते हैं ना कि आप चाहे जिसी में बैठ के बिल्कुल ग्लेशियर वाटर, हाँ ग्लेशियर वाटर नहीं, वो पतंजलि बोलता है शुद्ध हिमालय का नमक। है? तो आप कैसा भी तो ऐसा नहीं देखिए, तो हिमालय से भी नमक निकलता है क्या? सर जी माइकल जैक्सन था, उसने काफ़ी मतलब कई साइंटिस्टों को रखा था अपनी बॉडी के लिए कि कुछ होने ना दे कुछ भी हो। देखिए मैं आपको बता दूं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है बेटा, एज ए टीचर मैं खड़ा हूँ, आपको मैं बता दूं हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन का एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है। इन आँखों का लिमिटेशन है, इस बातचीत का भी लिमिटेशन है, हर एक कार का एक लिमिट है। आप सोचे अनलिमिटेड है, इस अर्थ में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। आप ऐसी वाटर बोल दीजिए, वाटर अनलिमिटेड है, ड्रिंकिंग वाटर आपका अनलिमिटेड नहीं है, एयर आपकी अनलिमिटेड है, ऑक्सीजन वो तो कोरोना से पता चल गया कि एयर ऑक्सीजन अनलिमिटेड है कि नहीं है, पता चला कि नहीं। तो इसलिए आप तो ये इंसान है। मैं जैसे मान लीजिए एक टीचर है और 70 ईयर के बाद कभी कभी हो सकता है वो उसका नर्वस सिस्टम और उसकी कुछ ना कुछ गायब होने लगता है। इंसानों की पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो सकती है, ये कह सकते हैं, वो भी लिमिट में ही है, धीरे धीरे। लेकिन आपके जो स्टैटिकल जो डाटा बोल रहे हैं ना आजकल बेटा, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, एक एज ऐसा आएगा कि ओल्ड एज की काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन, और न्यू जो बच्चे होंगे यंग एज के वो कम हो जाएंगे।
चाइना में भी ये अपने यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। चलिए सब्जेक्ट पे आ जाते हैं फिर। कोकाई बैसिलस, और ये आपका क्या रहा आगे चल के, स्पाइरलम मतलब सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जानते हैं सर्प के आकार का होगा। आपको नाम से, देखिए मैं यहाँ बायोलॉजी रटने की वाली नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको नाम से याद रखना है कि सर्पिलाकार है मतलब सर्पिल के आकार का। आपसे कोई पूछ ले सर्पिलाकार बैक्टीरिया, आपके दिमाग में आ जाए सर्प, तुरंत सर्प का नाम आना चाहिए, मतलब सर्पिलकार, उस तरह बना देना। वाइब्रियो कॉमा शेप्ड कहलाता है वो, मतलब कॉमा लगाते हैं ना आप ऐसे करके, तो कॉमा शेप्ड आपका आ जाएगा। फिर उस कॉमा शेप्ड रहेगा, उसमें से कॉमा जैसा लगाते हैं, तो इसलिए वाइब्रियो कहलाता है ये बैक्टीरिया। फिर उसके बाद इनकी जो अलग अलग रेगेट सेल वॉल्स होती है, पेप्टिडोग्लाइकान, म्यूरिन भी बोलते हैं इनमें से। फिर कुछ आपके आ जाते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, तो उसमें से मिथेनोजेंस, हेलोफाइट्स और आपके थर्मोएसिडोफिलस। हेलोफाइट्स मतलब सैलाइन वाटर में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सैलाइन वाले। थर्मोएसिडोफिलस मतलब हॉट स्प्रिंग में रहेंगे आपके, ये इस पेज पे है कॉर्नर के ऊपर, इधर पे लिखा होगा, इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, हाँ जहाँ पेन लगाएंगे हाँ लिखा होगा, आप देखिए दिख नहीं रहा लेकिन मुझे मालूम है कहाँ लिखा है। आपकी एनसीईआरटी दिख नहीं रही हमें, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ देखिए इस पेज में एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है पूरा। तो ये सब चीज़ें आपकी। अच्छा कोई कहते हॉट स्प्रिंग क्या है, आपको लग रहा होगा सर थर्मोएसिडोफिलस, ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही गर्म स्थानों में उगते हों, 50 डिग्री सेल्सियस भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाँ 100 में भी सर्वाइव करते हैं, 100 से अब 200 300 में सर्वाइव करते हैं वो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। एक तरह से उनमें जो पानी आप धरती से सोच रहे होंगे ठंडा पानी ही निकलता है, कुछ ऐसे धरती के स्रोत हैं जो गर्म पानी उगल रहे हैं, बाहर आ रहा है, वो आपके हॉट स्प्रिंग कहलाते हैं। आपने सुना होगा स्प्रिंग सीजन मतलब रेनी सीजन कहलाता है, यहाँ मैं कह रहा हूँ हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी निकल रहा है, गर्म पानी के झरने आते हैं। अभी तक आपने सुना हो ठंडे पानी का झरना, गर्म पानी का झरना भी है। अपने इंडिया में भी है, कुछ वर्क कर रहे हैं लोग एल्गी पे, ऐसे बैक्टीरिया और एल्गी पे काम कर रहे हैं। हॉट स्प्रिंग पे ही कुछ एल्गी मिल रहा है, तो इसके कुछ वर्क। कुछ बैक्टीरिया हमारे मिथेनोजेंस होते हैं, कैटल से मिलते हैं, आपके काऊ एंड बफेलो के गट्स में, उनको मिथेनोजेंस, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। डंग में कुछ मिलते हैं, हाँ गोबर डंग, वही मैं बोला आपको, हाँ डंग जी। एक्चुअली क्या है कि कुछ वर्ड को आप इंग्लिश में लर्न कर लीजिए, जैसे पूरी बुंदेलखंडी में बोलना कि वो थोड़ा सा कुछ वर्ड आप लर्न कर लीजिए कि डंग क्या होता है, ये क्या होता है कुछ। हाँ इसका मतलब क्या है कि मतलब इनका व्यवहार जटिल होता है, इसका मतलब क्या है? व्यवहार जटिल ही होता है क्योंकि ये अपने आप, इनकी जो आउटर सरफेस होती है रेगेड सेल वॉल कठोर होती है। साधारणतया सबको एंट्री नहीं इनके अंदर करता है सब कुछ, ये जिस चीज़ को चाहते हैं उसी को एंट्री करते हैं, बाकी ये दूसरे में तो एंट्री कर जाएंगे लेकिन इनके ऊपर कोई नहीं एंट्री करे, इनको इन्फेक्शन नहीं करेगा कोई। हाँ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आता है आपका कुछ यू बैक्टीरिया करके आते हैं, ये आपके ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक वर्ड रिजिड सेल वॉल्स भी पूछी जाती है, RIGID, जिससे इनका व्यवहार कठिन होता है, वो कठिन एक तरह से रिजिड करके कठोर आप कह सकते हैं, रिजिड का मीन्स होता है इसकी जो वर्ड है, ये वर्ड पूछा जाता है, रिजिड सेल वॉल्स का कंपटीशन में आया है कई बार। फिर उसमें से फोटोसिंथेटिक कुछ रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो मैंने बताया, एल्गल ब्लूम्स भी आता है उसमें से, ब्लूम्स लाइक मतलब पोल्यूशन हो जाता है ब्लूम्स। आप ये भी पूछा जाता है ब्लूम किस में पाया जाता है, ब्लूमिंग पूछी जाती है आपकी साइनोबैक्टीरिया में, बहुत पूछा गया आपके BSc में और 11th-12th में जो भी पढ़ रहे होंगे सब में पूछा जाता है कंपटीशन में कि ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम्स क्या हैं। अब इसका हिंदी आप देखिए, उसमें लिखा होगा ब्लूम का हिंदी, नीचे 3rd-4th लाइन में लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये अगर एल्गा है तो फिर बैक्टीरिया को क्यों दिया हुआ है? हाँ देखिए बहुत अच्छा पूछा इसने कि सर ये एल्गी है तो बैक्टीरिया में क्यों दिया गया है, क्योंकि इनमें से आपके इनका एसोसिएशन जो रहता है हेट्रोसिस्ट होता है, और इनमें से नॉस्टाक और एल्गी, नॉस्टाक और एनाबिना के साथ ये फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, नॉस्टाक एनाबिना के साथ फोटोसिंथेटिक भी करते हैं ये। और नॉस्टाक एनाबिना क्या है, एल्गी है,
नास्टाक एनाबिना एल्गी है। और इनमें एक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन में काम करता है। आपको किसी ने बताया होगा कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट N2 क्या है आपकी, N2 किसमें से पहले NO2 में चेंज होती है बेटा, Na2 में चेंज होती है, फिर वो NO3 में चेंज होती है। ये नाइट्रोजन है आपकी, ये नाइट्राइट है आपका, और ये आपकी नाइट्रेट है। तो प्लांट किस फॉर्म को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, राइजोबियम प्लस नाइट्रोसोमोनास, ये जो इनके हेल्प से, मतलब इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पौधे किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को। तो इन सब में ये हेल्प करता है, जो आपका बना हुआ ये आपका हेट्रोसिस्ट इसमें से बनी हुई है इसमें से। तो ये आपके इसलिए इसमें लिखा भी हुआ ना, पढ़िए प्लांट को कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर ब्लू ग्रीन एल्गी। सर हाँ मैं थोड़ा सा हिंदी बोल दीजिए। इसमें लिखा है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल बेटा, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी आपको आ रहा है, ऐसा नहीं आप फील नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बताइए ब्लू ग्रीन एल्गी। नहीं सर, ब्लू ग्रीन के लिए नहीं सर, हेट्रोटॉपिक आप बोलिए। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोसिस्ट, आपका हेट्रोसिस्ट को हेट्रोसिस्ट ही कहते हैं। और उसमें क्या लिखा है, NCERT में है। यही लिखा है। हेट्रोसिस्ट को बेटा हेट्रोसिस्ट, नहीं पढ़ी ना उसमें, ऐसे कैसे मतलब हेट्रोसिस्ट को बेटा हेट्रोसिस्ट ही पढ़िए आप, उसका हिंदी मुझे नहीं पता। भाई वो इनकी हिंदी के सेम होती है। सुनिए बेटा, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम रहेंगे। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट में आपका नाइट्रो उसमें से क्या रहता है, फिर वो फिक्स एक तरह से आपका जो नॉस्टाक और एल्गी मिलता है, फिर वो म्यूसिलेजिनस मतलब सीड, चिकनी एक भित्ति पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस जिसे बोलते हैं चिकनी भित्ति। सर हेट्रो मींस विषम होता है। हाँ, हेट्रो मीन्स विषम होता है, और सिस्ट मतलब कोशिका होती है, क्लियर कर लीजिए कोशिकाएं। तो बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी तो बनी होती हैं, अब बीच में एक विषम कोशिका बनी होती है, उस कोशिका का नाम हेट्रोसिस्ट कर दिया गया। इस वजह से वो विषम कोशिका आप हिंदी में लिखिए। हाँ, सेल बनी हुई है। NCERT मैंने बोला था, सभी एक NCERT लीजिए और NCERT को रखा करिए, अब प्लस यहाँ पढ़िए, फिर जब मैं फिगर्स वगैरह या कुछ ऐसा बोलूँ तो आप देखिए, बार बार NCERT को ही पढ़िए आप, बाकी सब बुकें रख दीजिए एक किनारे में। बहुत अच्छा देखिए, आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ बेटा, एक बुक पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, बहुत बार रिपीट करिए। 10 बुक पढ़ना मतलब बर्बाद होना कहलाता है। आपके लिए जो सफलता का मैं राज बता दूँ, एक बुक पढ़िए जिसको मैं NCERT कह रहा हूँ, आप उससे पढ़ के आप सफल हुइए। 10 बुक पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं, आप PG नहीं कर रहे हैं, MSc नहीं कर रहे हैं, आप PhD नहीं कर रहे हैं, मेरे जैसे आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जब आप टीचिंग के लाइन में जाना चाहते होंगे ग्रेजुएशन के बाद, तब आप फिर 10 बुकें पढ़िएगा, तब उसमें से मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे जानते हैं कि जेनेटिक्स की 5 बुकें भी हैं, है कि नहीं भाई? जेनेटिक्स आनुवांशिकी की 5 बुक, एल्गी की सिर्फ 1 बुक है, बैक्टीरिया की 1 बुक है सिर्फ, बैक्टीरियोलॉजी है, एल्गोलॉजी है, एल्गी की 1 बुक है सिर्फ। तो तब फिर आप पढ़िएगा, और जब ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक की एक 2 बुक दिखा दूंगा। जैसे सेल बायोलॉजी आपने पढ़ा, सेल बायोलॉजी की 3-4 बुकें हैं अलग अलग राइटर का, जेनेटिक्स का 4, तो वो चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। आपको सिर्फ कंपटीशन क्वालिफाई करना है नीट का, या जो भी आप क्लास चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि बेसिक चीज़ उसी में से है। बेसिक तैयार हो जाएगा, आपका कंपटीशन निकलेगा। फिर उसके बाद कुछ आता है इसमें से आपके फोटोसिंथेटिक, इसी वजह से क्यों, क्योंकि उसमें एल्गी पाया जाता है, एल्गी नास्टाक एनाबिना रहते हैं, कुछ आपके ऑक्सीलाइटोरिया भी रहता है, कभी कभी NCERT में नहीं लिखा है, ऑक्सीलाइटोरिया भी रहता है। एक आपका पूछा जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन किस में पाया जाता है, आपके स्पाइरुलम में मिलता है। स्पाइरुलिना आपका एक एल्गी है, सबसे ज़्यादा मिलता है उसमें से। एक बार पूछा गया था आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस एल्गी में मिलता है, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में आया था ना। हाँ, स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, सबसे ज़्यादा किस एल्गी में प्रोटीन मिलती है, स्पाइरुलिना में आपके रहते हैं। फिर उसके बाद कीमोसिंथेटिक भी है बैक्टीरिया कुछ,
रसायन संश्लेषी हैं जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। आपको बताया था एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये भी बताया था एडेनोसिन कैसे बना था एडेनोसिन। एडेनोसिन एडेनिन प्लस शुगर। कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आप पूछ सकते हैं किसी। ग्लूकोज में पेंटोज और हेक्सोज दोनों शुगर पाई जाती है। ग्लूकोज में नहीं होती है पेंटोज, हेक्सोज मिलेगी आपको। ग्लूकोज आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, हेक्सोज मिलेगा, पेंटोज नहीं। पेंटोज आपकी वही राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में रहता है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती है, इसलिए इसे पेंटोज कहते हैं। आप काउंटिंग करते होंगे ना, 1 मोनो बाई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे करके सेप्टा। आपने पढ़ाया होगा केमिस्ट्री के टीचरों ने। अब बेटा मैं नहीं जानता, मैं सुन लीजिए बेटा, एनसीईआरटी आपको बहुत कॉस्टली नहीं मिलेगा। मैं आपको ओरिजिनलिटी बताऊँ, 200-250 रुपया से ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं है। आज के समय में 200-250 का अगर बुक मिलता है, बहुत कॉस्टली नहीं कहलाता बेटा। आप खुद सोच सकते हैं 200 का बुक 500, 250 का एक बुक 500 में। हाँ फ्री में। ई पाठशाला सही बोल रहा हूँ मैं, आपको दिखा दिए, देख लीजिए। आपको जिसको नहीं आता है पढ़ना तो आप इसमें जाइए। आप 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको बेटा। इस गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ई पाठशाला। देखिए इस तरह करके आएगा, ये गवर्नमेंट का ऐप है ई पाठशाला। सब देख लीजिए, आपने लिख लीजिए चाहे। गवर्नमेंट का ऐप है ई पाठशाला एनसीईआरटी। सिर्फ इसी यही लोगो वाला डाउनलोड करिएगा, जिसमें से एक लड़की बैठी हुई पढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दिख रहा है ना सबको? तो इसमें से आप जाएंगे, उसका अब कुछ इस तरह के इसमें से नीचे वो भी बने होंगे, अगर आपको और चेक करना हो। अब देखिए इसमें लिखा है द ई पाठशाला एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी। लोकल में एप्स पे ना जाइएगा। क्या लिखा है? ई पाठशाला एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी, ये लिखा होगा। इसमें से जब आप जाएंगे तो मान लीजिए मेरा डाउनलोड है, तो इस तरह लिख के आएगा। फिर ये ओपन होकर दिख रहा है ना सबको? इस तरह लिख के आएगा आपका। तो इसमें से आपके टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एजुकेटर, कई तरह के ऑप्शन आएंगे। एज ए स्टूडेंट आप इनरोल हो जाएंगे। बुकें चाहे टीचर के लिए हो चाहे स्टूडेंट के लिए हो, एक ही बुक है वहाँ पे। एज ए स्टूडेंट कुछ आपसे बेसिक जानकारी पूछेगा, बहुत नहीं। नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हैं या क्या है, जो भी आपकी मर्जी हो डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके बेसिक जानकारी पूछ लेगा, किस स्टेट से हैं, क्या है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे आप, तो मान लीजिए मैंने टीचर में ऑप्शन क्लिक किया, मेरा क्योंकि बना हुआ है ये, मैंने टीचर में ऑप्शन क्लिक किया है, तो ये ई बुक लिखा हुआ है। यहाँ पे ई बुक लिखा हुआ है, आ रहा है समझ में ना? ई बुक लिखा हुआ, तो ई बुक पे जाएंगे, यहाँ क्लासेज आ जाएंगी आपकी, क्लासेज आ एनसीईआरटी और अदर्स। ई बुक लिखा हुआ है एनसीईआरटी। तो आपको क्या जाना है, 11th क्लास 11th और 12th। मान लीजिए मैं 11th में चला जाता हूँ। 11th में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 भाषाएं लिख के आ जाएंगी। आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में आप डाउनलोड करिए। सपोज दैट मैं इंग्लिश को चूज़ करता हूँ, इंग्लिश चूज़ करता हूँ कि इंग्लिश भाषा की मुझे बुक चाहिए। इंग्लिश भाषा का बुक आपको इसमें से ये सब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत, इंग्लिश भाषा चूज़ करने के बाद। क्लियर है? इंग्लिश भाषा चूज़ करने के बाद इसमें से आपको सब्जेक्ट में सबसे ऊपर दिख रहा है बायोलॉजी। यहाँ मैं चूज़ कर देता हूँ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी। ये तो एकदम नॉमेनक्लेचर की तरह हो गया। बायोलॉजी की एनसीईआरटी दिख रही कि नहीं? नो, मैं बता दे रहा हूँ कि शायद बच्चों को ना मालूम हो। आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों को इतनी जानकारियाँ नहीं होती। तो ये देखिए, अब जब इसमें से मेरा बुक डाउनलोड है, तो आप इसमें से सभी चैप्टर डाउनलोड मेरे दिखा रहा है। आपको क्या करना है, ऑल चैप्टर्स, इधर ये एरो नीचे डाउनलोड का दिख रहा है, ऑल चैप्टर में क्लिक करना है, नीचे एरो। मेरे डाउनलोड है इसलिए मेरे में ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बस पूरे मुश्किल से 5 मिनट के अंदर डाउनलोड कर देगा। अब जैसे ही डाउनलोड इस तरह सब हो जाएंगे सभी बुकों का, तो ये बुकों की आपकी फ्री में लाइब्रेरी है, बिना इंटरनेट के चलता है। डाउनलोड भर में आपको रहेगा इंटरनेट का। आप सुन लीजिए, जब डाउनलोड करके रख लेंगे इसमें से, उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है आपको कभी भी। आप ट्रेन में बैठे हैं, नेट नहीं आ रहा है आपकी ट्रेन में बैठे बैठे,
आप मोबाइल से पढ़ते रहें बैठ के पूरा बुक NCERT, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक, मतलब विदाउट नेटवर्किंग है, विदाउट नेट आपका काम करेगा। तो ये जैसे यहाँ पे ये बुक है, स्टोर है, मैंने सभी बुकें स्टोर कर रखी है, साइंस और उसकी बायो की, देखिए बायोलॉजी, साइंस, हिंदी इंग्लिश में भी सब डाउनलोड किए हों। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो इमीडिएट हिंदी इंग्लिश की, देखो ये NCERT सब डाउनलोड है ना, लिविंग वर्ड। बस अब वैसे ही सेम जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस ऊपर इधर क्लिक कर दीजिए कि हमें पूरा चैप्टर खोलना है, चैप्टर खुलेगा, चैप्टर खुल गया। देखिए ये चैप्टर बुक है ना, पूरा NCERT जैसा, पूरा एक हिंदी इंग्लिश में। आपके पास मोबाइल में फालतू का एप्स रखने की बजाय आप मोबाइलों में ऐसे चीज़ें रखिए जो आप हमेशा जानकारी चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा कुछ नोट जैसा लिख लीजिए आप, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिख लीजिए। टाइम हो गया, 10 मिनट रह गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, एरिस्टोटल अर्लीस्ट अटेम्प्ट a more scientific basis for classification, more scientific basis, scientific basis for classification। next point है, he used simple morphological characters। ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसने मार्फोलॉजी देखी थी कि एनाटॉमी देखी थी। simple morphological characters to classify plants, to classify plants, plants tree, shrubs और herb, साग झाड़ी पौधे, यही बोलते हैं साग झाड़ी पौधे। दूसरा पॉइंट, he also divided animals into two groups, divided animals into two groups, those which had red cells and those that did not, those which had red blood cells and those did not। रेड ब्लड सेल, हाँ, रेड ब्लड या रेड सेल्स कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। एंड दोज दैट डिड नॉट, मतलब जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया था। किसमें से? लिखने की बजाय आपको याद हो जाना चाहिए चीजें कि जंतुओं को दो भागों में, ऐसी जिनमें लाल रुधिर, मारिए नहीं एक दूसरे को, ऐसी कोशिकाएं जिनमें से लाल रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हों, ऐसी जिनमें से एब्सेंट हो नहीं पाई जाती हों। कोई बहुत बड़ी ट्रिक की बात नहीं है। आप कह सकते हैं दो भागों में, अब इनमें से साग झाड़ी पौधे में 3 भागों में विभाजित कर दिया था। ट्री, हर्ब आपके श्रब और हर्ब्स, फिर झाड़ी आपके श्रब में आ जाते हैं और हर्ब आपके साग में आ जाते हैं, फिर नीचे आपके। जैसे आपने बताया कि एनीमा में वो दिया, मतलब मालूम हो गया जिलेट तो हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, मतलब जो आते हैं, लेकिन मतलब बिना खून वाले जो नॉन ब्लड वाले वो कौन कौन, वो भी तो जंतु हैं ना? बिना खून वाले नहीं उसने कहा है, मतलब नॉन मतलब ब्लड वाले, नॉन ब्लड नहीं कहा है, रेड ब्लड सेल्स बोला है। आपके पास क्या ब्लड? हाँ देखो इसने बोला हीमोसाइनाइड की वजह से
हाँ कापर उसमें प्रेजेंट होता है। हाँ? तभी तो फेल हो गया ना ये। हाँ तभी फेल हुआ है ये। मोलस्का में कुछ आ जाते हैं, स्पाइडर में कुछ आ जाते हैं, ये पूछा जाता है कि किस में, तभी ये देखिए एक चीज़ की एक्सपेरिमेंट होती है, उसके फिर न्यू प्रूव आता है, तो फिर होता है, फिर न्यू चीज़ आती है। ये तो प्रकृति का नियम है बेटा ना। आपने सुना होगा पहले छत ईंटों की पड़ती थी, अब सीमेंट और गिट्टी की पड़ती है। वो एक देखिए डेवलपमेंट का तो इरा है ना हर चीज़ों का। पहले आप लोग गुरुकुल व्यवस्था में पढ़ते थे, गुरुकुल व्यवस्था पेड़ के नीचे बैठ के जमीन में से, अब गुरु एक बैठ के, ये भी बंद कर दीजिए अब। तो अब उसके बाद क्या रहता है बेटा, फिर उसके बाद ये तो